Good evening, students. Myself Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor, BCA Department from Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA, third sem, in paper Operating Systems and Linux Programming, fifth video lecture, we had discussed CPU scheduling, different chapters. And today I am going to start chapter Storage Management. And today we will read Memory Management Background, Swapping, and Continuous Memory Allocation chapters. And today is sixth lecture. First of all, storage management. In this chapter, storage management, we will read memory management background. Memory is central to the operation of a modern computer system. देखिए जो चैप्टर है मेमोरी स्टोरेज मैनेजमेंट, इसमें हम लोग को पढ़ना है कि मेमोरी, सबसे पहले आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है मेमोरी मैनेजमेंट का बैकग्राउंड जानना है. व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट. देन मेमोरी इज सेंट्रल टू द ऑपरेशन ऑफ ए मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम. किसी भी एक आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम का अगर ऑपरेशन का है, जो वर्क का एक सेंटर का है, केंद्र का है, तो हम लोग मेमोरी कह सकते हैं. मेमोरी कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स इच विथ इट्स ओन एड्रेस. मेमोरी में क्या क्या होता है? बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, बाइट्स हो सकते हैं, और सभी का एक अपना एड्रेस होता है. द CPU फेचेज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर. CPU का काम क्या है? इंस्ट्रक्शन जो मिलता है उसको, जो भी प्रोग्राम के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन मिलता है उस सारे को मेमोरी में वो लेके आता है, इंस्ट्रक्शन को लेके आता है. दीज इंस्ट्रक्शन में कॉज एडिशनल लोडिंग फ्रॉम एंड स्टोरिंग टू स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेसेस. और यही इंस्ट्रक्शन जो है उसमें लोड का काम या स्टोरिंग का काम, जो जहाँ जहाँ मेमोरी एड्रेस वहाँ स्पेसिफिक होगा वहाँ वो स्टोर करते जाएगा. ए टिपिकल इंस्ट्रक्शन एजुकेशन साइकिल, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फेचेज एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी. जो इंस्ट्रक्शन एजुकेशन साइकिल जो होता है, जो एक तरह से हम लोग उसको कहते हैं, जैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं फिर वो डिकोडिंग कोडिंग का काम करता है, तो वो क्या करता है सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में लेके आता है. द इंस्ट्रक्शन इज देन डिकोडेड एंड मे कॉज ऑपरेंड टू बी फेच्ड फ्रॉम मेमोरी. और जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको फिर डिकोड का काम करता है, और जैसा ऑपरेंड दिया रहता है वो मेमोरी में फिर लेकर आता है उसको. आफ्टर द इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड ऑन द ऑपरेंड, रिजल्ट में बी स्टोर्ड बैक इन मेमोरी. जैसा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा ऑपरेंड के थ्रू, वो उसका जो रिजल्ट होगा वो फिर वो मेमोरी के जाके में बी स्टोर्ड बैक इन मेमोरी जाके स्टोर हो जाएगा. The memory unit sees only a stream of memory addresses. It does not know how they are generated by the instruction counter, indexing, indirection, literal addresses and so on, or what they are for instructions or data. मतलब मेमोरी जो है वो देखता है कि मेमोरी एड्रेस में क्या क्या स्ट्रीम है, वो सिर्फ वो देखता है. वो ये नहीं देख पाता कि कितना जनरेट हुआ है इंस्ट्रक्शन काउंटर या इंडायरेक्शन एड्रेसेस जो भी है, और क्या इंस्ट्रक्शन या डाटा. अकॉर्डिंगली वी कैन इग्नोर हाउ ए प्रोग्राम जनरेट्स ए मेमोरी एड्रेस. इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसको इग्नोर करते हैं कि प्रोग्राम जो है मेमोरी एड्रेस कितना वी कैन मतलब उसको इग्नोर करते हैं कितना जनरेट किया है. वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द सीक्वेंस ऑफ मेमोरी एड्रेसेस जनरेटेड बाय द रनिंग प्रोग्राम. हम लोग क्या सिर्फ देखते हैं उसमें कि मेमोरी एड्रेस में सीक्वेंस के कैसे वो जनरेट किया है प्रोग्राम, जो रनिंग प्रोग्राम के थ्रू. तो ये एक सिंपल एक उसका अपने लोगों ने बैकग्राउंड जाना. और इसमें अब इस मेमोरी मैनेजमेंट में क्या क्या ज़रूरत होगा, जैसे बेसिक हार्डवेयर इसमें क्या लगेंगे, एड्रेस कैसे बाइंड करता है, फिर लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस कैसे लेगा, डायनेमिक लोडिंग कैसे होगा, तो ये हम लोग अभी जानेंगे अलग अलग पॉइंट के थ्रू. सबसे पहले बेसिक हार्डवेयर, इसमें क्या चाहिए. मेन मेमोरी एंड द रजिस्टर्स बिल्ट इनटू द प्रोसेसर इटसेल्फ आर द ओनली स्टोरेज दैट द CPU कैन एक्सेस डायरेक्टली. क्लियर है. जो मेमोरी और मेन मेमोरी होगा या उसके अंदर रजिस्टर्स होंगे, वो जो खुद प्रोसेसर में सब वो रजिस्टर बिल्ट होता है और वही स्टोरेज करता है, और जहाँ से CPU डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है. देयर आर मशीन इंस्ट्रक्शंस दैट टेक मेमोरी एड्रेसेस एज आर्गूमेंट्स बट नॉन दैट टेक डिस्क एड्रेसेस. और ये मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो मेमोरी एड्रेस को लेते हैं आर्गूमेंट के रूप में, बट वो डिस्क एड्रेस को नहीं लेते. Therefore, any instructions in execution and any data being used by the instruction must be in one of these direct access storage devices. और यही इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करता है, जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है डेटा के थ्रू, और ये डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस में वो मस्ट मतलब वहाँ होना चाहिए. इफ़ द डेटा आर नॉट इन मेमोरी, अगर डेटा आपके मेमोरी में नहीं होगा, दे मस्ट बी मूव फ्रॉम देयर बिफोर द CPU कैन ऑपरेट ऑन देम.
तब फिर वो CPU से उसको मूव करता है, तब उसको फिर ऑपरेट वो कर पाता है। तो ये जो अभी हम लोग जस्ट उस पर देखा बेसिक हार्डवेयर क्या क्या चाहिए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे उसको एड्रेस बाइंडिंग, कैसे ये एड्रेस को बाइंड करने का काम करता है। यूजुअली ये प्रोग्राम रिसाइड्स ऑन ए डिस्क एज ए बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल। जनरली क्या होता है, प्रोग्राम जो है डिस्क में वो एक बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल के रूप में स्टोर रहता है। टू बी एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम मस्ट बी ब्रॉट इन टू मेमोरी एंड प्लेस्ड विद इन ए प्रोसेस। अगर जैसे उसको अगर हमको एग्जीक्यूट करना है तब प्रोग्राम को हम लोग कहाँ लाते हैं, मेमोरी में लाते हैं और उसको प्रोसेस में फिर हम लोग प्लेस्ड करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी मैनेजमेंट इन यूज द प्रोसेस में बी मूव्ड बिटवीन डिस्क एंड मेमोरी ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। मेमोरी मैनेजमेंट के मतलब यूज के अकॉर्डिंग उसके आधार पर प्रोसेस जो है कैसे करता है, डिस्क और मेमोरी के दोनों के बीच में वो मूव करने का हम लोग काम करते हैं। द प्रोसेस ऑन द डिस्क दैट आर वेटिंग टू बी ब्रॉट इन टू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन फ्रॉम द इनपुट क्यू। और प्रोसेसर्स क्या करता है, जो डिस्क में होता है वो वेट करता है मेमोरी से फिर एग्जीक्यूट करने, जो इनपुट क्यू के रूप में एग्जीक्यूट करने के लिए उसको मेमोरी में लेके आता है। द नॉर्मल प्रोसीड्यूर इज टू सिलेक्ट वन ऑफ द प्रोसेसेस इन द इनपुट क्यू एंड टू लोड दैट प्रोसेस इनटू मेमोरी। सिंपल एक प्रोसीड्योर है, तो उसमें से एक प्रोसेस को सिलेक्ट करता है इनपुट क्यू से और उसको फिर प्रोसेस करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। एज द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड इट एक्सेस इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम मेमोरी। फिर प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करता है तब वो इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करता है और मेमोरी से फिर डेटा को एक्सेस करने का, इंस्ट्रक्शन और डेटा को एक्सेस करने का काम करता है। इवेंचुअली द प्रोसेस टर्मिनेट्स एंड इट्स मेमोरी स्पेस इज डिक्लेयर्ड अवेलेबल। फिर ये कंटिन्यू चलता रहता है, तब जाके प्रोसेस फिर टर्मिनेट करता है और फिर मेमोरी स्पेस आपका फिर अवेलेबल हो जाता है दूसरे प्रोसेस करने के लिए। तो ये एक तरह से एड्रेस बाइंडिंग का काम ये करता है। नेक्स्ट जो इसका जो प्रोसेस है जो आपके मेमोरी मैनेजमेंट में, लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस। An address generated by the CPU is commonly referred to as a logical address, whereas an address seen by the memory unit, that is the one loaded into the memory address register of the memory, is commonly referred to as a physical address। देखिए अभी जो CPU जो एक्चुअली जो एड्रेस जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, जबकि एड्रेस अगर मेमोरी यूनिट के द्वारा जो देखा जाता है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है फिजिकल एड्रेस के रूप में उसको जनरली हम लोग उसको जानते हैं, रजिस्टर जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो शो करता है। The compile time and load time address binding method generate identical logical and physical addresses। जो compile time होता है, जितने देर में वो compile करता है या load करता है, वो एड्रेस जो है मेथड एक तरह से जनरेट करता है जो लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसेस कहलाता है। However, the execution time address binding scheme results in differing लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेस। जबकि जो एग्जीक्यूशन टाइप एड्रेस जो होता है वो अलग अलग जो है लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस को बाइंड करने का अलग अलग स्कीम के थ्रू काम करता है। इन दिस केस वी यूजुअली रेफर टू द लॉजिकल एड्रेसेस एज ए वर्चुअल एड्रेसेस। इस केस में जनरली हम लोग लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस कर सकते हैं, मतलब कुछ देर के लिए वो एड्रेस रहता है। वी यूज लॉजिकल एड्रेसेज एंड वर्चुअल एड्रेसेज इंटरचेंजेबली इन दिस टेक्स्ट। इसमें हम लोग एक तरह से दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज लॉजिकल एड्रेसेस इज ए फिजिकल एड्रेस स्पेस। और इस तरह से हम लोग कई सारे फिजिकल एड्रेस को हम लोग लॉजिकल एड्रेस से कॉरस्पॉन्ड हम लोग कर सकते हैं। दस इन द एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम द लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस डिफर। अब जो ये स्कीम है, जो एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग जो स्कीम है, इसमें लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस का जो स्पेस होगा वो डिफर कर सकता है। द कंसेप्ट ऑफ ए लॉजिकल एड्रेस स्पेस दैट इज बाउंड टू ए सेपरेट फिजिकल एड्रेस स्पेस इज सेंट्रल टू प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट। और यही इसका जो कॉन्सेप्ट है जो एक तरह से अलग फिजिकल एड्रेस जो है स्पेस की जो सेंट्रल जो एक तरह से हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट का एक तरह से कह सकते हैं वो सेंट्रल पार्ट है, जो मुख्य जो उसका केंद्र है। तो नेक्स्ट जो इसका आपका जो नेक्स्ट पार्ट है आपका डायनेमिक लोडिंग। इसके पहले जो अगर देख लीजिएगा मैंने उसको एक्सप्लेन किया था जो लास्ट आपका जो स्लाइड था एड्रेस बाइंडिंग और लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस का। अब जो हम लोग उसको देखेंगे डायनेमिक लोडिंग। इट हैज़ बीन नेसेसरी फॉर द एंटायर प्रोग्राम एंड ऑल डेटा ऑफ ए प्रोसेस टू बी इन फिजिकल मेमोरी फॉर द प्रोसेस टू एग्जीक्यूट। ये ज़रूरी है कि जितने जो भी प्रोग्राम है और जो डेटा है वो फिजिकल मेमोरी फॉर द उसको हम लोग को लाना पड़ेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेस के लाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। द साइज ऑफ ए प्रोसेस हैज़ दस बीन लिमिटेड टू द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। और जो उसका साइज होगा प्रोसेस का वो लिमिट होगा। टू ऑब्टेन बेटर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन वी कैन यूज डायनेमिक विथ डायनेमिक लोडिंग। ए रूटीन इज नॉट लोडेड अंटिल इट इज़ कॉल्ड।
इसको हम लोग कहते हैं कि अगर मेमोरी स्पेस यूटिलाइज करना है तो डायनेमिक हम लोग को लोडिंग करना पड़ेगा। ऑल रूटीन्स आर केप्ट ऑन ए डिस्क इन ए रीलोकेटेबल लोड फॉर्म, मतलब उसमें फिर से उसको रीलोकेट वो कर सके जो भी हमारा डिस्क फॉर्मेट होगा। एक सेकंड, ओके। If it is not the relocatable, linking loader is called to load the desired routine into memory and to update the program's address tables to reflect this change. Then control is passed to the newly loaded routine. मतलब कहता अगर ये relocatable thinking loader में नहीं गया, लिंकिंग लोडर में नहीं गया, उसमें डिजायर्ड रूटीन के हिसाब से मेमोरी में रिलोकेट नहीं हुआ, एंड टू अपडेट द प्रोग्राम एड्रेस टेबल टू रिफ्लेक्ट, अब वो वहाँ पर एड्रेस टेबल में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा चेंजिंग के थ्रू। देन कंट्रोल इज पास्ट, तब उसको हम लोग कहाँ करेंगे, भेजेंगे फिर न्यूली लोडेड रूटीन जहाँ होगा फिर वहाँ हम लोग उसको सेंड करेंगे। तो इस तरह से ये डायनेमिक लोडिंग का काम जो करता है, रीलोकेटेबल एक तरह से हम लोग कह सकते हैं फॉर्मेट में इसको हम लोग स्टोर करते हैं। तो ये जितना भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, जो मेमोरी मैनेजमेंट बैकग्राउंड में जो था, जैसे इसमें आपका था बेसिक हार्डवेयर जो क्या क्या चाहिए, फिर हम लोगों ने देखा एड्रेस बाइंडिंग, लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस, देन हम लोग देखे डायनेमिक लोडिंग। तो ये सारे के थ्रू एक सिंपल हम लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट कैसे वो वर्क करता है, उसका बैकग्राउंड कैसे काम वर्क करता है, उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक आपके इसमें है उसको हम लोग पढ़ेंगे स्वैपिंग। ए प्रोसेस मस्ट बी इन मेमोरी टू बी एग्जीक्यूटेड। जैसे अभी हम लोगों ने बात करते हैं प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ मेमोरी में प्रोसेस जरूर एग्जीक्यूट होगा। ए प्रोसेस हाउएवर कैन बी टेम्परली आउट ऑफ मेमोरी टू ए बैकिंग स्टोर एंड देन बॉट इनटू मेमोरी फॉर कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। प्रोसेस क्या है, क्योंकि टेम्परली होता है बट वो बैकिंग स्टोर के रूप में मेमोरी में स्टोर होता है, और उसको जब हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको मेमोरी में लाना पड़ता है कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन के लिए, ताकि वो कंटिन्यू एग्जीक्यूशन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम ए मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट विद ए राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को पढ़ा था, जहाँ कई सारे प्रोग्रामिंग वहाँ इन्वायरमेंट है। When a quantum expires, the memory manager will start to swap out the process that just finished and to swap another process into the memory space that has been freed. इसमें एक डायग्राम हम लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड में हमने ड्रॉ किया है, उसको आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो स्वैप करने का काम क्या होता है कि उसमें राउंड रोबिन के थ्रू, जब सीपीयू शेड्यूलिंग के थ्रू एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर दूसरे प्रोसेस को वो जैसे फ्री हो गया कि फिर दूसरा प्रोसेस वो करना स्टार्ट करे। इन द मीन टाइम द सीपीयू शेड्यूलर विल एलोकेट ए टाइम स्लाइस टू सम अदर प्रोसेस इन मेमोरी। उस वक्त क्या है, सीपीयू शेड्यूलर क्या करता है, टाइम को एलोकेट करता है स्लाइस वाइज, मतलब एक हो गया फिर दूसरा प्रोसेस आएगा मेमोरी में, इस तरीके से। व्हेन ईच प्रोसेस फिनिश्ड इट्स क्वांटम इट विल बी स्वैप्ड विद अनदर प्रोसेस। क्लियर है, जब एक प्रोसेस हर एक प्रोसेस जब फिनिश अपना कंप्लीट कर लेगा, फिर दूसरा स्वैप मतलब एक उसको रिप्लेस कर देगा दूसरे प्रोसेस से। आइडियली द मेमोरी मैनेजर कैन स्वैप प्रोसेस फास्ट इनफ दैट सम प्रोसेस विल बी इन मेमोरी रेडी टू एग्जीक्यूट। मेमोरी मैनेजर क्या करता है, वो सर से फास्ट मतलब जितना जरूरत जैसे हो सके स्वैप करेगा एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को, और फिर मेमोरी को फ्री कर देगा ताकि फिर से एग्जीक्यूट कर सके। व्हेन द सीपीयू शेड्यूलर वांट टू रीशेड्यूल द सीपीयू, जब सीपीयू शेड्यूलर चाहेगा रीशेड्यूलिंग करना। इन एडिशन द क्वांटम मस्ट बी लार्ज एनफ टू अलाउ रीजनेबल अमाउंट्स ऑफ कंप्यूटिंग टू बी डन बिटवीन सैप्स। इसी में कहता है क्वांटम जो है ये देखना है कि लार्ज एनफ टू मतलब कैसे अलाउ करता है स्वैप के बीच में, मतलब जैसे सबसे बड़ा कौन सा वो होगा प्रोसेस होगा, फिर उससे छोटा कौन होगा, इस तरह से वो देखती जाएगा क्वांटम के थ्रू। देखिए इसमें हम लोगों ने नेक्स्ट जो आपको डायग्राम भी यहाँ दिखाया हमने, ए वेरिएंट ऑफ दिस स्वैपिंग पॉलिसी इज यूज फॉर प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। एक हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो प्रायोरिटी बेस्ड, सबसे पहले किसका प्रायोरिटी, किस प्रोसेस का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से वो एक तरह से स्वैपिंग पॉलिसी वो फॉलो करता है। इफ़ ए हायर प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव्स एंड वांट सर्विस, मान लीजिए अगर हायर प्रायोरिटी जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रोसेस को, अब वो अराइव किया और सर्विस वांट करता है, तो मेमोरी मैनेजर कैन स्वैप आउट द लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस। तो मेमोरी मैनेजर का क्या काम है, वो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस से उसको स्वैप कर देता है, एंड देन लोड एंड एग्जीक्यूट द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को कंटिन्यू कर देता है। ठीक है, अब when the higher priority process finishes, the lower priority process can be swapped back in and continued. This variant of swapping is sometimes called roll out roll in. अब यही जो है चलता रहेगा, जो हायर प्रायोरिटी है
कंप्लीट कर लिया, फिर लोअर प्रायोरिटी को स्वैप करेगा, इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। और इसको हम लोग कर सकते हैं स्वैपिंग प्रोसेस को रोल आउट रोल इन। इसको देखिए डायग्राम में यहाँ दिखाया हमने, लेफ्ट साइड देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी हाँ लेफ्ट साइड आप देखें उसमें डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ है। नीचे देखिए यूजर स्पेस, देखिए हमने डायग्राम में लिखा है, सॉरी यूजर स्पेस देखिए वहाँ पर सबसे पहले अगर बगल में राइट साइड देखिए वहाँ बैकिंग स्टोर है, जहाँ प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 अलग अलग है। तो 1 नंबर देखिए स्वैप आउट हुआ, फिर प्रोसेस 2 देखिए स्वैप इन हुआ, तो इस तरह यूजर स्पेस में फिर स्टोर किया। ये एक्चुअली 2 प्रोसेस को हमने यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि बैकिंग स्टोर को कैसे डिस्क के थ्रू वो स्वैपिंग हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखें नॉर्मली ए प्रोसेस दैट इज स्वैप्ड आउट विल बी स्वैप्ड बैक इनटू द सेम मेमोरी स्पेस इट ऑक्यूपाइड प्रीवियसली। जनरली इसमें हम लोग क्या देखा हम लोगों ने कि सेम मेमोरी स्पेस में स्वैपिंग का काम कर रहा है, एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ फिर दूसरे प्रोसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। दिस रिस्ट्रिक्शन इज डिक्टेटेड बाय द मेथड ऑफ एड्रेस बाइंडिंग, और इसको हम लोग तरह से कर सकते हैं एड्रेस बाइंडिंग कर सकते हैं, उसके थ्रू ये रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। If binding is done at assembly at or load time, then the process cannot be easily moved to a different location. अगर मान लें कि इसको लोड टाइम के टाइम या असेंबली टाइम के टाइम अगर ये प्रोसेस अगर बाइंडिंग अगर हम लोग करेंगे उस वक्त ये किसी दूसरे लोकेशन में मूव करना इतना आसान नहीं होगा। If execution time binding is being used, however, then a process can be swapped into a different memory space because the physical addresses are computed during execution at time. अब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर एजुकेशन टाइम अगर इसको बाइंड किया गया यूज किया गया तो प्रोसेस जो है वो दूसरे मेमोरी स्पेस में फिर स्वैप करेगा, क्योंकि फिजिकल एड्रेस वहाँ पर एजुकेशन टाइम के टाइम में कंप्यूट करने का काम करेगा। फिर देखिए हमने यहाँ लिखा है अलग स्वैपिंग रिक्वायर्स बैकिंग स्टोर। स्वैपिंग जब भी होगा उसको एक बैकिंग स्टोर चाहिए। द बैकिंग स्टोर इज कॉमनली ए फास्ट डिस्क। बैकिंग स्टोर क्या है? जनरली एक फास्ट डिस्क जहाँ से एक्सेस किया जा सके, उसको फिर से स्वैप करके डेटा वहाँ से मूव कर सके। इट मस्ट बी लार्ज इनफ टू एकोमोडेट कॉपीज ऑफ ऑल मेमोरी लार्जेस फॉर ऑल यूजर्स। और इसके लिए बहुत सारे चाहिए जगह मेमोरी सारे यूजर्स के लिए, मेमोरी इमेजेस के लिए। एंड इट मस्ट प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू दीज मेमोरी इमेजेस, और वो डायरेक्ट एक्सेस को कर सके, जितने मेमोरी इमेजेस है उस सबको डायरेक्ट एक्सेस किया जा सके। द सिस्टम मेंटेन्स ए रेडी क्यू कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्रोसेसेस हुज मेमोरी इमेजेस आर ऑन द बैकिंग स्टोर ऑन इन मेमोरी एंड आर रेडी टू रन। सिस्टम मेंटेन करता है पूरे क्यू को, जहाँ मेमोरी वहाँ से बैकिंग स्टोर से मतलब स्टोर प्रोसेस को वहाँ से लाया जा सके और फिर रन उसको कराया जा सके। वेन एवर द CPU शेड्यूलर डिसाइड टू एग्जीक्यूट ए प्रोसेस, जबकि CPU शेड्यूलर का क्या काम है? वो डिसाइड करता है कि वो प्रोसेस को किसको एग्जीक्यूट करना है। इट कॉल्स द डिस्पैचर, और वो किसको कॉल करता है? डिस्पैचर को। डिस्पैचर क्या करता है? द डिस्पैचर चेक्स टू सी वेदर द नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस इन द क्यू इज इन मेमोरी। डिस्पैचर का काम क्या है? देखता है कि फिर क्यू में कौन दूसरा प्रोसेस है, फिर उसको मेमोरी में लेकर आता है। इफ़ इट इज़ नॉट एंड देयर इज नो फ्री मेमोरी रीजन, द डिस्पैचर स्वैप आउट ए प्रोसेस करेंटली इन मेमोरी एंड स्वैप्स इन द डिजायर्ड प्रोसेस। इफ देन रिलोड रजिस्टर्स एंड ट्रांसफर कंट्रोल टू द सिलेक्ट प्रोसेस। अगर मान ली वहाँ नहीं है और या मेमोरी फ्री मेमोरी रीजन नहीं है तो डिस्पैचर फिर स्वैप करने का काम करता है मेमोरी में, और जो भी प्रोसेस होगा उसको स्वैप करने का काम करेगा। फिर उसको रिलोड रजिस्टर में करेगा और वो इस तरह से वो प्रोसेस को सिलेक्ट करने का, ट्रांसफ़र करने का काम करते चले जाएगा। देन नोटिस दैट द मेजर पार्ट ऑफ द स्वैप टाइम इज ट्रांसफ़र टाइम। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है स्वैपिंग टाइम का, वो ट्रांसफ़र टाइम, कितना देर में वो स्वैपिंग का काम करता है, ट्रांसफ़र का काम करता है। द टोटल ट्रांसफ़र टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्वैप। क्लियर है कि मेमोरी में कैसे कितना देर में स्वैपिंग का काम करता है, वो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है देखना। इफ़ यू हैव ए कंप्यूटर सिस्टम विद 4 GB ऑफ मेन मेमोरी, मान लिया आपके कंप्यूटर सिस्टम में 4 GB का मेन मेमोरी है, एंड ए रेसिडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम टेकिंग 1 GB, मान लिया आपका ऑपरेटिंग OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम 1 GB अगर ले चुका है। द मैक्सिमम साइज ऑफ द यूजर प्रोसेस इज 3 GB, तो आपका यूजर प्रोसेस कितना मैक्सिमम साइज आपके पास कितना बचा? 3 GB। हाउएवर मेनी यूजर प्रोसेस में बी मच स्मॉलर दैन दिस से, मान लीजिए कभी कोई प्रोसेस 100 MB का हुआ सपोज डैट, तो 100 MB प्रोसेस कुड बी स्वैप्ड आउट इन 2 सेकेंड। अब देखिए 2 सेकंड में इसको प्रोसेस कर सकते, स्वैपिंग कर सकता है, कंपेयर्ड विद द 60 सेकेंड रिक्वायर्ड फॉर स्वैपिंग 3 GB। ठीक है, अब मान लीजिए अगर जब 60 सेकंड्स का अगर जहाँ ज़रूरत है 3 GB को स्वैप करने में, उसके कंपेयरिंग क्लियरली इट वुड बी यूजफुल टू नो एग्जैक्टली हाउ मच मेमोरी यूजर प्रोसेस इज यूजिंग, नॉट सिंपली हाउ मच इट इज माइट बी यूजिंग। जनरली इसमें हम लोग ये जान सकते हैं कि कितना प्रोसेस जो है यहाँ मतलब वो मेमोरी में एग्जैक्टली यूजफुल है, ये नहीं है कितना मतलब हाउ मच कितना। देन वी वुड नीड टू स्वैप ओनली व्हाट इज एक्चुअली यूज, रिड्यूसिंग स्वैपिंग टाइम। तब हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं नीड टू स्वैप जो एक्चुअली कितना यूज हो रहा है, और वही आपका स्वैपिंग टाइम को रिड्यूस कर सकता है।
For this method to be effective, the user must keep the system informed of any changes in memory requirement. इसको इफेक्टिव करने के लिए ये ध्यान देना पड़ता है सिस्टम में कि मेमोरी रिक्वायरमेंट में कैसे हम लोग इसका इन्फॉर्म चेंजिंग हम लोग कर सकते हैं. Thus a process with dynamic memory requirements will need to issue system calls to inform the operating system that its changing memory needs. इस तरह इसीलिए ये प्रोसेस जो है डायनेमिक मेमोरी रिक्वायरमेंट ज़रूरत है यहाँ पर, ताकि मतलब मेमोरी को रिक्वेस्ट करे और फिर मेमोरी को रिलीज करे, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज होता है. तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा स्वैपिंग का प्रोसेस हम लोगों ने देखा. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन. द मेन मेमोरी मस्ट एकोमोडेट बोथ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द वेरियस यूजर प्रोसेस. अब देखिए मेन मेमोरी जो है उसको मस्ट किसको से अकोमोडेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी करता है और अलग प्रोसेस को भी करता है. दोनों चीज़ को लेता है मेन मेमोरी. वी देयरफॉर नीड टू एलोकेट मेन मेमोरी इन द मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल. जबकि हम लोग को मेन मेमोरी को एलोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट और वो हम लोग कर सकते हैं, मोस्ट एफिशिएंट है. द मेमोरी इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्टीशन. मेमोरी को 2 भागों में बांटा जाता है, 1 फॉर द रेजिडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड 1 फॉर द यूजर प्रोसेस. क्लियर है? एक जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और सेकंड जो है जितना प्रोसेस हम लोग को करना है. वी कैन प्लेस द ऑपरेटिंग सिस्टम इन आइदर लो मेमोरी और हाई मेमोरी. इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को लो मेमोरी में भी कर सकते हैं या हाई मेमोरी में भी हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं. द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग दिस डिसीजन इज लोकेशन ऑफ द इंटरप्ट वेक्टर. सिंस द इंटरप्ट वेक्टर इज ऑफन इन लो मेमोरी, प्रोग्रामर यूजुअली प्लेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम इन लो मेमोरी एज वेल. जो भी इसका देख सकते हैं इंटरप्ट वेक्टर जो है इसका जनरली लो मेमोरी में होता है. प्रोग्रामर जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम में लो मेमोरी को यूज करते हैं. Thus, in this text, we discuss only the situation in which the operating system reside in low memory. अब हम लोग यहाँ देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम लो मेमोरी में कैसे रहता है. द डेवलपमेंट ऑफ अदर सिचुएशन इज सिमिलर. और इस तरह से जो भी डेवलपमेंट होगा सेम होता है. वी यूजुअली वांट सेवरल यूजर प्रोसेस टू रिसाइड इन मेमोरी एट द सेम टाइम. और कई सारे यूजर्स प्रोसेस को हम लोग उसी टाइम मेमोरी में भी हम लोग स्टोर करते हैं. वी देयरफॉर नीड टू कंसिडर हाउ टू एलोकेट मेमोरेबल मेमोरी टू द प्रोसेस दैट आर इन द इनपुट क्यू वेटिंग टू ब्रॉट इन टू मेमोरी. अब यहाँ पर हम लोग ये देखना है कि कैसे मेमोरी जो हमारे पास अवेलेबल होगा उसको कैसे एलोकेट करना है, काम करते हैं प्रोसेस के लिए, और एक तरह से उसको मेमोरी में मेन मेमोरी लाने के लिए कैसे इनपुट क्यू को हम लोग वहाँ पर वेट कराते हैं और फॉलो करते हैं. इन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन ईच प्रोसेस इज कंटेन इन सिंगल कंटिन्यूअस सेक्शन इन मेमोरी. अब ये जो हम लोग कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन जो हम लोग एलोकेट करने का काम करते हैं, हर एक प्रोसेस में क्या होता है, सिंगल कंटिन्यूअस सेक्शन होता है मेमोरी में. तो देखिए इसको 3 प्रोसेस हम लोग इसको समझेंगे. सबसे पहला प्रोसेस है मेमोरी मैपिंग एंड प्रोटेक्शन. ये जो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में 3 पार्ट में हम लोग उसको समझ सकते हैं. सबसे पहले वो क्या करता है, मेमोरी का मैपिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है. व्हेन द सीपीयू शेड्यूलर सेलेक्ट्स ए प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन, द डिस्पैचर लोड्स द रिलोकेशन एंड लिमिट रजिस्टर्स विद द करेक्ट वैल्यूज एज पार्ट ऑफ द कंटेक्स्ट स्विच. अब देखिए सीपीयू शेड्यूलर जैसी प्रोसेस को सिलेक्ट करता है एग्जीक्यूट करने के लिए, वो डिस्पैचर क्या करता है, रिलोकेट और फिर से रजिस्टर को लिमिट करता है, और जहाँ भी उसको जहाँ करेक्ट वैल्यू जो देना होता है उस तरह से उसको एक लिमिट रजिस्टर स्टोर करने का काम करता है. बिकॉज एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज चेक्ड अगेंस्ट दिस रजिस्टर. क्योंकि हर एक एड्रेस जो है सीपीयू के द्वारा जनरेट किया जाता है, जितना भी रजिस्टर वहाँ हम लोग स्टोर करेंगे वो जनरेट करेगा. We can protect both the operating system and the other user programmer and data from being modified with this running process. ये हम लोग कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी यूजर प्रोग्राम्स होगा, जो डेटा होगा रनिंग प्रोसेस के दौरान, वो सब जो मॉडिफाई होगा उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हैं. The relocation register scheme provides an effective way to allow the operating system size to change dynamically. रीलोकेशन मतलब जैसे एक एलोकेशन हो गया फिर दूसरा फिर से रीएलोकेट किया जाए, तो ये एक बहुत अच्छा इफेक्टिव वे है ताकि आराम से ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग साइज को डायनेमिकली हम लोग चेंज कर सकते हैं. दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज डिजायरेबल इन मेनी सिचुएशन. मतलब इस फ्लेक्सिबिलिटी जो है कई सिचुएशन में हम लोग इसको कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल द ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स कोड एंड बफर स्पेस फॉर डिवाइस ड्राइवर. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लो कोडिंग भी है, फिर डिवाइस ड्राइवर के लिए बफर स्पेस भी वहाँ स्टोर किया हुआ है, मतलब जो बफरिंग के लिए स्टोर के लिए स्पेस लेता है. इफ़ ए डिवाइस ड्राइवर और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस इज नॉट कॉमनली यूज्ड, वी डो नॉट वांट टू कीप द code and data in memory as we might be able to use that space for other purposes. Such code is sometimes called transient operating system code. It comes and goes as needed. Thus, using this code changes the size of the operating system during program execution.
अब यहाँ हम लोग कहते हैं ये अगर डिवाइस ड्राइवर को दोनों चाहिए तो माने नॉट कॉमन, उसको कॉमनली यूज नहीं करना चाहते हैं अगर हम लोग तो या दूसरे प्रोसेस के लिए अगर स्पेस हम लोग नहीं चाहिए, उस वक्त ये एक तरह से हम लोग ट्रांजिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम कोड हम लोग कहते हैं, और इसके थ्रू हम लोग रिकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। और इस कोड के थ्रू जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूशन के दौरान हम लोग साइज को चेंज हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग मेमोरी मैपिंग एंड प्रोटेक्शन हम लोगों ने पढ़ा। सेकंड जो इसका जो पॉइंट है जो कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन का, मेमोरी एलोकेशन। नाउ वी आर रेडी टू टर्न टू मेमोरी एलोकेशन। अब हम लोग यहाँ से इसके थ्रू जब हम लोग वहाँ प्रोटेक्शन का काम कर लिए, मैपिंग काम कर ली, अब यहाँ से हम लोग मेमोरी को एलोकेट करने का काम यहाँ से रेडी हो जाएंगे। वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड्स फॉर एलोकेटिंग मेमोरी इज टू डिवाइड मेमोरी इनटू सेवरल फिक्स साइज पार्टीशंस। बहुत सिंपल मेथड है जो आपको अलग अलग छोटे मतलब कि फिक्स साइज पार्टीशन हम लोग मेमोरी को डिवाइड कर सकते हैं फॉर एलोकेशन के लिए। ईच पार्टीशन में कंटेन एग्जैक्टली वन प्रोसेस, और हर एक पार्टीशन में एक प्रोसेस होगा। दस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज बाउंड बाय द नंबर ऑफ पार्टीशंस। अब यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग मान लिए कई सारे मल्टी प्रोग्रामिंग है, तो उसको हम लोग कई पार्टीशन में हम लोग उसको बाउंड कर सकते हैं। इन दिस मल्टीपल पार्टीशन मेथड व्हेन ए पार्टीशन इज फ्री, ए प्रोसेस इज सिलेक्टेड फ्रॉम द इनपुट क्यू एंड इज लोडेड इनटू द फ्री पार्टीशन। क्लियर है? इस प्रोसेस में क्या होता है, जब कई सारे पार्टीशन होंगे, एक पार्टीशन फ्री हुआ, फिर उस प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे इनपुट क्यू के माध्यम से और उसको फिर वहाँ फिर पार्टीशन में लोड कर देंगे। व्हेन द प्रोसेस टर्मिनेट्स द पार्टीशन बिकम्स अवेलेबल फॉर अनदर प्रोसेस। एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसको टर्मिनेट हो गया, फिर दूसरा पार्टीशन फिर वेट करेगा दूसरा प्रोसेस के लिए। इन द वेरिएबल पार्टीशन स्कीम द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ए टेबल इंडिकेटिंग विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर अवेलेबल एंड विच आर ऑक्युपाइड। ये जो वेरिएबल पार्टीशन स्कीम के थ्रू हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेबल इंडिकेट करता है एक मेमोरी में कि कितना जगह आपका अवेलेबल है और कितना ऑक्युपाई हो गया है। इनिशियली ऑल मेमोरी इज अवेलेबल फॉर यूजर प्रोसेस एंड इज कंसिडर्ड वन लार्ज ब्लॉक ऑफ अवेलेबल मेमोरी ए होल। मतलब इसके मेमोरी जो क्या करता है यूजर प्रोसेस के थ्रू एक होल जो भी मेमोरी में स्टोर आपका अवेलेबल है उसके होल के रूप में वहाँ पर एक कंसिडर करता है। इवेंचुअली एज वी विल सी मेमोरी कंटेन्स ए सेट ऑफ होल्स ऑफ वेरियस साइजेज। जनरली हम लोग देखते हैं मेमोरी के अंदर में कई सारे होल्स होते हैं जो कि अलग अलग साइज के वहाँ पर होंगे। As process enter the system, they are put into an input queue. The operating system takes into account the memory requirements of each process and the amount of available memory space in determining which processes are allocated memory. ठीक है, अब यहाँ पर कहता है देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है मेमोरी रिक्वायरमेंट के थ्रू अकॉर्डिंग वो हर एक प्रोसेस का डिटरमाइन करता है कि किस प्रोसेस को मेमोरी को एलोकेट करना है। व्हेन ए प्रोसेस इज एलोकेटेड स्पेस इट इज लोडेड इनटू मेमोरी। जो प्रोसेस अगर एलोकेट स्पेस कर लिया उसको मेमोरी में लोड कर देंगे एंड इट कैन देन कंप्लीट फॉर सीपीयू टाइम, और फिर उसको सीपीयू टाइम के थ्रू उसको कंप्लीट किया जाए ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। व्हेन ए प्रोसेस टर्मिनेट्स, प्रोसेस जैसे टर्मिनेट होगा इट रिलीज इट्स मेमोरी विच द ऑपरेटिंग सिस्टम में देन फिल विथ अनदर प्रोसेस फ्रॉम द इनपुट क्यू। फिर जो है जैसे प्रोसेस टर्मिनेट होगा फिर मेमोरी रिलीज हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा फिर दूसरे प्रोसेस को फिर जो भी इनपुट क्यू में होगा उसको फिर प्रोसेस को वहाँ ला के मेमोरी में स्टोर करेगा। इन जनरल एज मेंशन्ड द मेमोरी ब्लॉक्स अवेलेबल कंप्राइज ए सेट ऑफ होल्स ऑफ वेरियस साइज स्कैटर्ड थ्रू आउट मेमोरी। जनरली जो है मेमोरी ब्लॉक जो है कई सारे होल्स होंगे और जो अलग अलग साइज के मेमोरी के स्कैटर अलग अलग स्टोर होंगे। When a process arrived and need memory, the system searches the set of for a hole that is large enough for this process. अब यहाँ दिखाता है जैसे प्रोसेस को मेमोरी चाहिए वो सर्च करेगा होल को और उस तरह से वो प्रोसेस को उसके लिए कंप्लीट करेगा। इफ़ द होल इज टू लार्ज, मान लीजिए अगर होल बहुत बड़ा है इट इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, फिर उसको दो भागों में बांट देगा। वन पार्ट इज एलोकेटेड इन टू द अराइविंग प्रोसेस, एक पार्ट में क्या होगा जो प्रोसेस को जहाँ पहुँचेगा उसको एलोकेट करेगा। द अदर रिटर्न टू द सेट ऑफ होल्स, और दूसरा फिर वो फिर सेट ऑफ होल्स के लिए रिटर्न के स्टोर कर देगा। व्हेन ए प्रोसेस टर्मिनेट, जैसे प्रोसेस कंप्लीट करेगा इट रिलीजेज इट ब्लॉक ऑफ मेमोरी विच इज देन प्लेस्ड बैक इन द सेट ऑफ होल्स, और फिर अलग अलग मेमोरी का ब्लॉक को होल रिलीज कर देगा। फिर से वो एक तरह सेट ऑफ होल को एक तरह से प्लेस करने का काम करता है कंप्लीट, जब जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इफ़ द न्यू होल इज एडजेसेंट टू अदर होल, मान लें फिर एक होल दूसरे होल के लिए फिर देखिए कि एक के बार वहाँ फिर होल रेडी है। दीज एडजेसेंट होल्स आर मर्ज टू फॉर्म वन लार्जर होल। मान लें कि एक पहले वाला बच गया फिर नया अगर होल मिल गया तो दोनों क्या हुआ मिलकर एक लार्जर होल एक तरह से फिर वो मर्ज कर जाते हैं। एट दिस पॉइंट द सिस्टम में नीड टू चेक वेदर दे आर प्रोसेसेस वेटिंग फॉर मेमोरी। अब वहाँ फिर उस जगह फिर ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा मेमोरी में
कि कौन सा वेट कर रहा प्रोसेस, एंड वेदर दिस न्यूली फ्रीड एंड रिकम्बाइंड मेमोरी कुड सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ एनी ऑफ दिस वेटिंग प्रोसेस। फिर देखेगा कि वो सेटिस्फाई जो भी डिमांड कर रहा है, जो वेटिंग प्रोसेस में जो भी है मेमोरी में, उसको फिर वो कंप्लीट करने में अगर सेटिस्फाई करे तो फिर उसको वो वहाँ पर स्टोर कर देगा। दिस प्रोसीड्यूर इज पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द जनरल डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम। और एक तरह से प्रोसेस को हम लोग कर सकते हैं डायनेमिक, मतलब चूँकि ये फिक्स नहीं है, दोनों मर्ज हो गया तो फिर बड़ा एक होल हो गया, फिर उस तरह से अगर उसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कि उसको ज़्यादा अगर चाहिए प्रोसेस को, तो वहाँ फिर स्टोर करके फिर वो प्रोसेस करेगा। विच कंसर्न हाउ टू सेटिस्फाई ए रिक्वेस्ट ऑफ साइज एंड फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ फ्री होल्स। इस तरह से देख लेगा जितना भी होल्स होगा उस तरह से वो रिक्वेस्ट साइज के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई करने का काम करेगा और कंटिन्यू प्रोसेस करते जाएगा। देयर आर मेनी सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम। वैसे देखा है तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले देखिए इसमें हमने लिखा है द फर्स्ट फिट बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट स्ट्रेटजी। ये एक स्ट्रेटजी है जो इस तरह का ओनली मोस्ट कॉमनली यूज टू सिलेक्ट ए फ्री होल फ्रॉम द सेट ऑफ अवेलेबल होल्स। मतलब मान लिया अगर जो होल आपका फ्री है वहाँ पर और उसको एक तरह से मर्ज करके उसको अगर प्रोसेस में करना है, सेटिस्फाई करना है डिमांड को, तो उस जगह ये कई सारे स्ट्रेटजी को यूज हम लोग करते हैं। अब थर्ड जो पॉइंट है इसका जो आपका कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में, और लास्ट पॉइंट है जो फ्रैगमेंटेशन। बोथ द फर्स्ट, जस्ट इसको हम लोगों ने पहले पढ़ा, फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट स्ट्रेटजी फॉर मेमोरी एलोकेशन सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। अब ये जो है ये जो स्ट्रेटजी है जो मेमोरी एलोकेट काम में, वहाँ पर एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन में इसको बहुत यूज किया जा सकता है आसानी से। एज प्रोसेसेस आर लोडेड इन एंड रिमूव्ड फ्रॉम मेमोरी, द फ्री मेमोरी स्पेस इज ब्रोकन इनटू लिटिल पीसेस। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा, जैसे मेमोरी में लोड होगा या रिमूव होगा, जो फ्री मेमोरी स्पेस उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग तोड़ सकते हैं। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन एग्जिस्ट व्हेन देयर इज एनफ टोटल मेमोरी स्पेस टू सेटिस्फाई रिक्वेस्ट बट द अवेलेबल स्पेस आर नॉट कंटिग्यूअस। मतलब एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन क्या है, मतलब बहुत सारे बड़ा स्पेस है मेमोरी स्पेस, बट जो अवेलेबल स्पेस वो कंटिन्यूअस मतलब लगातार नहीं है, कंटिग्यूअस नहीं है। स्टोरेज इज फ्रैगमेंटेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होल्स। और इस तरह से स्टोरेज को फ्रैगमेंट करके बड़ा जो है लार्ज, उसको छोटे छोटे होल में हम लोग उसको एक तरह से फ्रैगमेंट कर लेते हैं, उसको तोड़ लेते हैं। दिस फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम कैन बी सेवर। इन द वर्स्ट केस वी कुड हैव ए ब्लॉक ऑफ फ्री, या जिसको वेस्टेड कर सकते हैं मेमोरी बिटवीन एवरी टू प्रोसेस। इस फ्रैगमेंटेशन को हम लोग जैसे अगर ज़्यादा अगर मेमोरी अगर आपका ब्लॉक ऑफ फ्री अगर वेस्टेज हो रहा है तो उसको हम लोग टू प्रोसेस में बांट सकते हैं। इफ़ ऑल दिस स्मॉल पीसेज ऑफ मेमोरी वेर इन वन बिग free block, instead we might be able to run several more processes. Whether we are using the first fit or best fit strategy can affect the amount of fragmentation. तो इसको हम लोग कर सकते हैं कि अभी जो इसके पहले हम लोग देखा वर्स्ट केस, लेकिन अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग अगर बढ़िया अगर बिग फ्री ब्लॉक अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं या कई सारे प्रोसेस को एक साथ हम लोग सेवरल को रन कराना चाहते हैं, तो बेस्ट फर्स्ट फिट और या बेस्ट फिट स्ट्रेटजी को हम लोग यहाँ फ्रैगमेंटेशन में यूज हम लोग कर सकते हैं। इसमें देखिए हमने लिखा है कि फर्स्ट फिट इज़ बेटर फॉर सम सिस्टम वेयर एज बेस्ट फिट इज़ बेटर फॉर अदर्स। मैंने कहीं कहीं फर्स्ट फिट भी इसका सिस्टम में बेटर माना गया या बेस्ट फिट भी कहीं कहीं बेटर माना गया। अनदर फैक्टर इज विच एंड ऑफ फ्री ब्लॉक इज एलोकेटेड। नो मैटर विच एल्गोरिथम इज यूज्ड, हाउएवर एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन विल बी ए प्रॉब्लम। मतलब कहता है कि ये जो हम लोगों ने यहाँ देखा जो फ्रैगमेंटेशन में, तो उसमें ये कोई जरूरी नहीं कि कौन सा एल्गोरिथम यूज किया गया, जबकि देखा जाए तो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन एक प्रॉब्लम है। मेमोरी फ्रैगमेंटेशन कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। अगर हम लोग कहें तो इसको जो फ्रैगमेंटेशन जो हम लोग देख रहे हैं, तो मेमोरी जो फ्रैगमेंटेशन या तो इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी हो सकता है। कंसिडर ए मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन स्कीम विथ ए होल ऑफ 18,464 बाइट। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन स्कीम में देखिए हम लोग देख रहे हैं कि होल जो है कितना है 18,464 बाइट्स, 18,464 बाइट्स। सपोज दैट द नेक्स्ट प्रोसेस रिक्वेस्ट 18,462 बाइट। मान लें कि नेक्स्ट प्रोसेस रिक्वेस्ट कितना कर रहा है, 2 बाइट्स कम देखिए यहाँ पर कर रहा है। इफ़ वी एलोकेट एग्जैक्टली द रिक्वेस्टेड ब्लॉक सो यू आर लेफ्ट विद द होल ऑफ 2 बाइट। मान लें कि अगर सेम को रिक्वेस्ट करता है ब्लॉक को वो एलोकेट करने का काम करता है, तो क्या होगा, 2 बाइट आपका लेफ्ट बच जाएगा। द ओवरहेड टू कीप ट्रैक ऑफ दिस होल विल बी सब्सटेंटियली लार्जर दैन द होल इटसेल्फ। इस तरह से ये देखिए जो भी लार्जर जो आपका होल था उससे 2 बाइट्स कम रह जाएगा। द जनरल अप्रोच टू अवॉइडिंग दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अवॉइड करने टू ब्रेक द फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स एंड एलोकेट मेमोरी इन यूनिट्स बेस्ड ऑन ब्लॉक साइज। इसी को सॉल्व करने के लिए फिक्स साइज ब्लॉक में हम लोग इसको एलोकेट कर सकते हैं और एक तरह से उसको ब्लॉक साइज में हम लोग यूनिट के रूप में हम लोग बांट सकते हैं। विद दिस अप्रोच द मेमोरी एलोकेटेड टू ए प्रोसेस में बी स्लाइटली लार्जर दैन द रिक्वेस्ट मेमोरी। इस अप्रोच में क्या होगा, थोड़ा सा लार्जर होगा जो रिक्वेस्ट मेमोरी के अकॉर्डिंग एलोकेट करने का काम करेगा,
द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर्स इज इंटरनल मेमोरी दैट इज इंटरनल टू ए पार्टीशन। और यही डिफरेंस है दो नंबर में कि इंटरनल मेमोरी जो है पार्टीशन में इंटरनल वो इंटरनली वो उसको रिक्वेस्ट के थ्रू वो इसको वहाँ पर स्टोर करने का काम करेगा। ये एक था आपका जो हम लोग मेमोरी फ्रैगमेंटेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अनदर पॉसिबल सॉल्यूशन टू द एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम इज टू परमिट द लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेस टू बी नॉन कंटिग्यूअस। एक ये भी एक सॉल्यूशन है जो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है, जिसको हम लोग कर सकते हैं प्रोसेस टू नॉन कंटिग्यूअस, दस अलाउिंग ए प्रोसेस टू बी एलोकेटेड फिजिकल मेमोरी वेरेवर सच मेमोरी इज अवेलेबल। टू कम्प्लीमेंट्री टेक्निक्स अचीव दिस सॉल्यूशन। मतलब इस जो भी फिजिकल मेमोरी आपके पास अवेलेबल होगा उसके थ्रू नॉन कंटिग्यूअस जो मेमोरी एलोकेटेड काम करेगा, तो उसमें दो टेक्निक है जो इस सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, जो पेजिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दिस टेक्निक कैन ऑल्सो बी कंबाइंड, और इसको हम लोग कंबाइन करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन इज कॉम्पैक्टेशन। दूसरा एक सॉल्यूशन है जिस एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का, कॉम्पैक्टेशन। The goal is to shuffle the memory contents so as to place all free memory together in one large block. कॉम्पैक्टेशन का मतलब हो गया रीशफलिंग, मतलब जैसे जो भी मेमोरी में अगर जो बचे हुए हैं, जितने फ्री बचा हुआ है, सबको एक लार्ज ब्लॉक में एक तरह से उसको कंटेंट को एक तरह से हम लोग टुगेदर एक साथ हम लोग स्टोर कर दें। कॉम्पैक्टेशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, जबकि कॉम्पैक्टेशन करता है इसको आसान नहीं है। हाउएवर इफ रीलोकेशन इज स्टैटिक एंड इज डन एट असेंबली एट लोड टाइम और लोड टाइम, कॉम्पैक्टेशन कैनॉट बी डन। मान लें कि रीलोकेशन का काम अगर हम लोग करना चाहते हैं तो हम लोग उस जगह में एक तरह से कहेंगे हम लोग इसको कॉम्पैक्टेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। कॉम्पैक्टेशन इज पॉसिबल ओनली इफ रीलोकेशन इज डायनेमिक। कॉम्पैक्टेशन तभी कर पॉसिबल है जब रीलोकेशन फिर डायनेमिक, मतलब उसको हम लोग रीलोकेट अलग अलग साइज में कर सकते हैं। एंड इज डन एट एग्जीक्यूशन टाइम, और एग्जीक्यूशन टाइम के वक्त उसको हम लोग किया जा सके। ठीक है, तो ये जो था आपका टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़ा, फिर इसको आप देखें। ओके, थैंक यू।